हेलो एवरीवन, आप सभी का बीबिंग यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 11 पॉलिटिकल साइंस, ये आपका मेजर पेपर का लास्ट एग्जाम है। इसमें आप सभी बच्चों को जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। इस वीडियो में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर बाकी जो क्वेश्चन रहेगा वो सेकंड वीडियो में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। पहला सवाल है, भारत बांग्लादेश जो संबंध है इसकी विवेचना आपको करनी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बताते हैं। भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है बेसिकली ये दक्षिण एशिया की राजनीति में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण इसका माना जाता है। ठीक है, दोनों का इंपॉर्टेंस अलग अलग, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारा ही एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, ठीक है, जो है बांग्लादेश से। दोनों देश को बीच में ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक हो, चाहे भाषाई हो, चाहे भौगोलिक जो है निकटता है। भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है मैत्री, सहयोग तथा पारस्परिक जो हित सभी आधारित ये रहे हैं। यद्यपि समय समय पर देखिए कुछ विवाद भी हमारे पुतौन में हाल ही में जो आप देखते होंगे बांग्लादेश के साथ हमारा जो विवाद, वो उनमें से एक है। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि इसको बेसिकली हम ही ने आज़ाद दिलाया था पाकिस्तान से। ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान भारत ने बांग्लादेश का क्या किया, संपूर्ण यहाँ समर्थन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बन पाया था। इसके बाद ही दोनों देशों के बीच में, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ था। लेकिन फिर हाल ही में भी बांग्लादेश के साथ हमारे जो संबंध बिगड़े, क्योंकि बांग्लादेश से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और फिर जो नए अभी तो चलिए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो अभी लेकिन उससे पहले बीच में सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ा गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक रूप से और चाहे व्यापारिक सहयोग ये जो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, भारत बांग्लादेश का एक प्रमुख जो व्यापारिक साझेदार भी है। साथ साथ दोनों देशों के बीच में सड़क हो, चाहे रेल हो, जलमार्ग हो और ऊर्जा संपर्क, इन सभी को हमने मजबूत किया। बिजली, गैस और बहुत सारी चीज़ों में हमने बांग्लादेश को सहयोग दिया है। सीमा प्रबंधन और जो सुरक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों ने महत्वपूर्ण सहयोग किया। आतंकवाद, तस्करी और अवैध गतिविधियों में बांग्लादेश हमेशा एक्सपर्ट रहा। और हमारे देश में बेसिकली इसने बहुत सारे, आपने नाम सुना होगा, रोहिंग्या को बेसिकली एंट्री भी करवाया। 2015 में जो सीमा समझौता, जिसमें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कहते हैं, इसके तहत दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक जो उपलब्धि है वो भी माना गया है। इतने लंबे समय तक चल रहे जो सीमा विवाद है इसका समाधान भी हुआ है। हालांकि कुछ जो मुद्दे हैं उन पर मतभेद अभी भी जारी है। तीस्ता जल संधि जो है हमारे पास है, जो जल बंटवारा है, उसको लेकर विवाद एक बना हुआ रहता है। इसके अतिरिक्त अवैध जो प्रवासन है, जो इलीगल एंट्री करवाया जाता है, और जो सीमा संबंधी समस्या ये भी उत्पन्न करती है, समस्या हमारा तनाव उत्पन्न करती है। फिर भी दोनों देश जो है वार्ता और सहयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान पे करने का प्रयास तो कर रहे हैं। हमारे भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है तथा एक्ट जो ईस्ट पॉलिसी हमारे पास है, इसमें बांग्लादेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों देशों के बीच में अगर कहा जाए तो सांस्कृतिक जो संबंध है वो भी अत्यंत हमारे पर मजबूत है। ठीक है, भाषा है, साहित्य है, संगीत है, परंपरा में काफ़ी यहाँ समानता हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार कहा जाए तो भारत और बांग्लादेश बेसिकली कहा जाए तो संबंध, सहयोग, मैत्री और पारस्परिक विश्वास आयत है। लेकिन बांग्लादेश जो वर्तमान अभी सरकार चल रही थी, जो एक विश्वासघाती सरकार के रूप में बन के आई थी। आर्थिक हो, स्मारिक हो और सांस्कृतिक क्षेत्र में बढ़ता जो सहयोग है, ये दक्षिण एशिया में शांति और विकास के लिए महत्वपूर्ण हमारे पास है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपको पूछा जाएगा भारत बांग्लादेश के संबंधों के बारे में, तो आप इस प्रकार इसे बना के लिखिएगा। ठीक है, अगला हमारे पास है भारत की जो विदेश नीति है, इसमें सार्क, सार्क मतलब वो मछली वाला नहीं, SAARC वाला। ठीक है, इसकी भूमिका जो है इस पे आपको एक लेख लिखना है बोला गया है। ये सवाल पेपर 15 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो चलिए 15 मार्क्स के लिहाज से जो पूछा जाएगा बताता हूँ। ठीक है, तो सार्क जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, शॉर्ट में SAA, हमारे पास RC, ये इसका फुल फॉर्म होता है। दक्षिण एशिया के देशों का एक महत्वपूर्ण एक क्षेत्रीय संगठन है बेसिकली, जिसकी जो स्थापना 1985 में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया था। इसके सदस्य देशों में भारत, फिर हमारा एक कह सकते हैं नापाक बेटा जिसका नाम है पाकिस्तान, फिर एक और बदमाश बेटा जिसका नाम बांग्लादेश, और एक खुरफाती बच्चा जिसका नाम है बांग्लादेश। ये भी सब, श्रीलंका भी कुछ समय था लेकिन अभी से लाइन पा चुका है। फिर भूटान है, मालदीव, अफगानिस्तान, ये सभी शामिल है। भारत सार्क का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली जो सदस्य रहा है, इसलिए हमारी जो विदेश नीति माफ करिएगा, उसमें सार्क का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। भारत की विदेश नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो दक्षिण एशिया में क्या है, शांति लेकर आता है, स्थिरता लेकर आता है और साथ ही साथ सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसी कारण भारत ने क्या किया, सार्क की स्थापना की और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य किया। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए तथा आर्थिक और सांस्कृतिक जो सहयोग है उसको बढ़ावा देने का भी कार्य किया है।
सार्क में भारत की जो भूमिका है वो आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में देखा जाए तो विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण रही है। भारत ने सदस्य देशों के बीच में जो व्यापार है उसके बढ़ाने के लिए बेसिकली एक समझौता जिसे हम लोग साप्टा, जिसे साउथ एशियन फ्री ट्रेड, मतलब साउथ एशियन को भी कंट्रीज होंगे उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया, ठीक है। तो भारत ने छोटे जो पड़ोसी देश है उनका आर्थिक सहायता के लिए ये काम किया, निवेश तथा तकनीकी सहयोग यहाँ पर है वो प्रदान करने कार्य किया, चाहे वो सड़क हो, रेल हो और ऊर्जा संपर्क बढ़ाने में भी ये भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत ने बेसिकली शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य हो गया, विज्ञान हो गया, तकनीकी क्षेत्र में भी जो भी सार्क देश है उनके साथ यहाँ सहयोग बढ़ाया। भारत ने आपदा प्रबंधन है, आतंकवाद विरोध हो गया और गरीबी उन्मूलन जैसे कई मुद्दों पर बेसिकली जो क्षेत्रीय सहयोग है उसको भी यहाँ प्रोत्साहित करने का कार्य किया। कोविड-19 जब महामारी देश में आई थी, ठीक है, तो भारत ने जितने सार्क देश है उन सभी के लिए आपात कोष बनाने की पहल की, जिससे उसकी जो नेतृत्वकारी भूमिका है वो स्पष्टकारी पता चली हमारे पास। हालांकि सार्क की प्रगति में देखिए बहुत सारी बाधाएं भी है, क्योंकि विशेष रूप से भारत और हमारा एक कुरफात बच्चा या नापाक बच्चा, इसका पाकिस्तान बोलते हैं, इसके बीच एक राजनीतिक तनाव और आतंकवाद जो कि पाकिस्तान का जन्मी उससे हुआ है। आतंकवाद की समस्या के कारण इसमें देखिए जो संगठन की गतिविधियां हैं उसमें बहुत सारी यहाँ पर दिक्कतें भी आई है। इसके बावजूद भारत ने बेसिकली क्षेत्रीय सहयोग की जो नीति है उसको जारी रखा है। भारत की विदेश नीति में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है उसका एक विशेष महत्व रहा है, जिसके अंतर्गत बेसिकली जितने भी पड़ोसी देश हमारे उनके साथ सहयोग और विश्वास बढ़ाने पर हम लोग जोर दिए। भारत मानता है कि दक्षिण एशिया का जो विकास है वो बेसिकली आपसी सहयोग और शांति से इसका कह सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन है हमारे पास। इस प्रकार सार्क में जो भारत की भूमिका है एक जिम्मेदार और एक नेतृत्वकारी राष्ट्र के रूप में रही है। भारत ने क्षेत्रीय शांति हो गई, चाहे वो आर्थिक विकास है, चाहे सहयोग, इन सभी को बढ़ावा देकर एक सार्क को मजबूत जो कह सकते हैं संस्था के रूप में योगदान अपना दिया है। यानी सार्क में भारत की भूमिका जो है वो सबसे ज़्यादा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बच्चों पेपर में पूछा जाएगा, तो आप इस प्रकार अपने हिसाब से शब्दों में भी अपने हिसाब चेंजिंग करके लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कमी मत करिएगा, और भी जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल आप उनको जाकर देखिएगा और दोस्तों शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला है वर्ष 1991 से आज तक के भारत, बोले भैया देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन आप वर्ष 1991 से क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इस साल मतलब इस वर्ष बेसिकली क्या होता है, जो पहले आप सोवियत संघ सुनते थे जो कि रूस से ही एक प्रकार से, लेकिन रूस पहले बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, उसका विघटन हुआ था। तो वर्ष 1991 से आज तक का जो भारत पाकिस्तान संबंध है इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बताने की स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत और एक कुरफात नापाक बच्चा जिसका नाम है पाकिस्तान, इसके संबंध हमारे पास आज तक कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन दोनों देशों के बीच में तनाव का माहौल हमेशा रहा। दोनों देशों के बीच में चाहे पाकिस्तान के द्वारा गलत तरीके से हमारे देश में एंट्री, चाहे वो कश्मीर हो, सीमा विवाद हो, माफ करिएगा, और आतंकवाद और जो राजनीतिक अविश्वास है, इसके कारण हमेशा ये संवेदनशील मामला रहा। फिर भी समय समय पर शांति वार्ता भी हुई और इसे संबंध सुधारने के प्रयास भी किए गए, लेकिन यह सुधार कभी होगा नहीं, क्योंकि जो बच्चा खत्म हो चुका है कहानी, उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1991 के बाद बेसिकली जब कोल्ड वार समाप्त हुआ, कोल्ड वार अमेरिका और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा था, कभी सामने नहीं लड़े लेकिन अंतर अंतर युद्ध चलते रहा, इस कोल्ड वार कहा जाता है। इसके बाद क्या हुआ, दक्षिण एशिया की जो राजनीति उसमें परिवर्तन देखने को मिला। दोनों देशों ने अपने संबंध सुधारने की दिशा में कुछ प्रयास भी किए। वर्ष 1999 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर बस यात्रा करके शांति और जो मैत्री का संदेश दिया। इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि जो माफ करिएगा लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। लेकिन उसी साल क्या होता है, कारगिल वार, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। कहते पाकिस्तान जो है गलती क्या बोला जाए, लीचड़ है, ठीक है, अपना लीचड़ दादा छोड़ेगा नहीं। उसी साल सोचिए समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुआ, लेकिन उसी साल कारगिल वॉर भी हुआ दोनों देश में, और ये सिचुएशन को और भी ज़्यादा खराब बना के लेके चला गया। पाकिस्तान समर्पित घुसपैठिए जो है द्वारा कारगिल क्षेत्र में कब्जा के प्रयास में कार्ययुद्ध हुआ, जिससे भारत ने बेसिकली क्या किया, पाकिस्तान की अच्छी खासी लंका लगा दी। 2001 में फिर क्या होता है, हमारा जो संसद इंडियन पार्लियामेंट है उस पर आतंकवादी हमला हुआ है, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी जो संगठन है उसको जिम्मेदार ठहराया। जिम्मेदार क्या ठहरा, भाई यही लोग तो रहवे करते हैं। इससे दोनों देशों के बीच में अत्यंत तनावपूर्ण माहौल। इसके बाद फिर क्या हुआ, 2003 में युद्ध विराम समझौता हुआ और शांति वार्ता फिर से पुनः एक बार शुरू में, लेकिन फिर पाकिस्तान कह सकते हैं कुत्ते की दो में कभी सीधी नहीं हो सकती। 2008 का मुंबई अटैक भारत पाकिस्तान संबंधों को फिर से खराब कर दिया। भाई हमको रिश्ता रखना ही नहीं इसके साथ, ठीक है। काहे जो सरकार इस पर बात करती है इसको उड़ा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों देशों के बीच में जो विश्वास कमी और बढ़ी।
फिर 2014 घटना आपको याद होगा, ठीक है, जिसने भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर कठोर नीति अपनाई। और 2016 में जब उड़ी हमला हुआ बेसिकली, इसमें भारत ने क्या किया, पाकिस्तान की अच्छी खासी डब्ल्यू लगा दिया, ठीक है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। फिर 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भारत ने फिर क्या किया, बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की। इन घटनाओं ने बेसिकली दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, तनाव और बढ़ गया। इसके अलावा भी आप भी अभी का जो कह सकते हैं इस कालखंड में लिखना चाहे तो ऑपरेशन सिंदूर, इस कालखंड को इसमें जोड़ दीजिएगा, क्योंकि कह सकते हैं ना, पाकिस्तान का विजय जितना ज़्यादा करिए और बहुत मजा आता है, ठीक है, और उसको जितना गाली दीजिए और अच्छा लगता है, तो वो भी ऐड जरूर करिएगा ऑपरेशन सिंदूर घटना को, ठीक है। फिर हालांकि समय समय पर व्यापार चाहे सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये सभी समय पर शांति बनाए रखने के प्रयास भी किए गए। 2021 में दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम अपनाए और रखने की सहमति बनाई। इस प्रकार 1991 से संघर्ष देखने मिला, अविश्वास देखने मिला, और आतंकवाद है, आतंकवादी देश आतंकवादी ही रहने वाला है, उसके साथ कभी भी सहयोग और विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आंसर था। फिर अगला सवाल है, भारत की जो विदेश नीति के सिद्धांत है एवं जो इसके उद्देश्य है, इसका वर्णन करने बोला गया। तो आइए चलिए समझते क्वेश्चन को। भारत की विदेश नीति उन सिद्धांत और उद्देश्यों पर आधारित है जिनके माध्यम से भारत जो है अन्य देशों के साथ क्या करता है, अपना जो संबंध है वो स्थापित करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने ऐसी विदेश नीति बनाई जिसका उद्देश्य यही था कि राष्ट्र हित मतलब नेशन फर्स्ट का थ्योरी अपनाया, अपने देश की रक्षा करना, विश्व शांति की स्थापना करना तथा अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है उसको भी बढ़ावा देना करना, हमारे यानी अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग उसको बढ़ावा चाहिए। भारत की विदेश नीति पर महात्मा गांधी जी के अहिंसा और जो शांति के विचार है उन पर जवाहरलाल नेहरू जी की जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि देखी जाती है, इसका गहरा प्रभाव हम देखने को मिलता है। भारतीय विदेश नीति का जो प्रमुख सिद्धांत है वो है पंचशील, मतलब बेसिकली क्या, पंचशील के अंतर्गत हमारे पास एक दूसरे के क्षेत्र की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, आक्रमण नहीं करना, आंतरिक जो मामले होते हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, समानता का ध्यान रखना, शांतिपूर्ण जो सहअस्तित्व है, जैसे कई सिद्धांतों पर यहाँ शामिल होते हैं। भारत ने बेसिकली हमेशा क्या किया, जो सदैव विश्व शांति और मैत्रीपूर्ण जो संबंध है उसको एक विशेष महत्व देने का कार्य किया। गुट निरपेक्षता ने भी भारत को विदेश नीति को महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा यहाँ पर है। शीत युद्ध के समय भारत ने किसी भी शक्ति गुट में शामिल होने के बजाय जो स्वतंत्र विदेश नीति है वो उन्होंने अपनाई। इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना तथा विश्व में जो शांति है वो बनाए रखना काम होता है। भारत की विदेश नीति का एक अत्यंत जो महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी है, उपनिवेशवाद और जो जातीय भेदभाव उसका विरोध है। भारत ने सदैव उन देशों का समर्थन किया है जो स्वतंत्रता के लिए क्या है, संघर्ष हमेशा करते रहे। साथ ही साथ भारत ने नस्लवाद और जो रंग भेद की जो नीतियाँ बेसिकली उसका हमेशा विरोध किया। भारत की जो विदेश नीति के प्रमुख जो उद्देश्य है उनमें राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उनको सबसे महत्वपूर्ण रखा गया। भारत अपनी सीमाएं, संप्रभुता, अखंडता की सुरक्षा को एक सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसके अतिरिक्त जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देना भी ये विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारत अन्य देशों के साथ व्यापार है, निवेश है, तकनीकी सहयोग, इन सभी चीज़ों को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है, ठीक है। साथ ही साथ विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी ये हमारे भारत की जो विदेश नीति है इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। भारत संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी समर्थन करता है। साथ ही साथ विवादों को समाधान से सुलझाने पे काम करता है, ठीक है। इस प्रकार भारत की जो विदेश नीति है वो शांति, सहअस्तित्व, गुट निरपेक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास जैसे कई सिद्धांत हो गए उस पर आधारित होती है। यह नीति भारत को विश्व समुदाय में एक जिम्मेदार और साथ ही साथ शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसके लाभ और हानि का वर्णन करें। देखिए, वैश्वीकरण से आशय विश्व के देखिए जितने विभिन्न देश हैं उन देशों की अर्थव्यवस्था, उनका समाज, संस्कृति और बाजार में बेसिक दोनों के बीच में, सभी देशों के बीच में एक संबंध और पारस्परिक जो निर्भरता इससे जुड़ा होता है। इसके माध्यम से जो वस्तु है, सेवा है, पूंजी है, तकनीक है, सूचना है, इन सभी का आदान प्रदान इंटरनेशनल लेवल पे बहुत तेजी तरीके से होता है, इजी वे में होता है। संचार और परिवहन के विकास ने वैश्वीकरण को और भी अधिक गति देने कार्य किया। आज विश्व के जो देश व्यापार करते हैं, उद्योग, शिक्षा तथा तकनीक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस कारण विश्व को बेसिकली हम लोग एक वैश्विक गांव भी कहा जाता है। वैश्वीकरण के बहुत सारे लाभ है। सबसे पहला लाभ है आर्थिक विकास है। विदेशी जो निवेश आता है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इससे वृद्धि होता है जिससे उद्योगों का विकास होता है तथा रोजगार के जो अवसर है वो बढ़ते हैं। नई तकनीक और आधुनिक मशीनों का उपयोग से जो उत्पादन क्षमता है उस पर सुधार होता है। वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की जो वस्तुएं वो उचित मूल्य पर उपलब्ध होती है। शिक्षा, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ है। भारत जैसे देशों में आईटी और जो सेवा क्षेत्र में वैश्वीकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों के बीच में सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है वो भी बढ़ा है, जिससे लोगों की नई जो सांस्कृतिक और विचारों को समझने का हमें अवसर भी मिला है।
हालांकि देखिए इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे बड़ी जो विदेशी उद्योगों के कारण छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है उनको कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इससे कई जो कम मतलब स्थानीय जो लोकल बेसिकली बिजनेस होता है वो ठप पड़ सकता है, कमजोर हो जाता है। आर्थिक असमानता भी बढ़ती है, क्योंकि वैश्वीकरण का लाभ जो है वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, उनको मिलता है। इसके अलावा विदेशी संस्कृति का प्रभाव बढ़ने से हमारी जो पारंपरिक संस्कृति है और साथ ही साथ मूल्यों पर एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग जैसे कई समस्याएं भी वैश्वीकरण के कारण बढ़ी है। इस प्रकार वैश्वीकरण चलिए आधुनिक विश्व की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसने बेसिकली विकास और प्रगति के नए अवसर तो प्रदान किए, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है, ताकि समाज के सभी वर्गों को इसका बेसिकली लाभ मिल सके हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज के इस वीडियो में। लगभग हमने आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए, बाकी जो बचे कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। बाकी आपसे बच्चों कौन सा माइनर पेपर पढ़ना ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बता सकते हैं। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।